हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 50 रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के टेस्ट सीरीज आप डेली का डेली लगाते हैं तो आपको हिंदी में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। चाहे वो लेखपाल के हों, चाहे आपके फॉरेस्ट गार्ड हो, या आपके यूपीएसआई हो, या आप किसी भी एग्जाम के लिए है, यूपी टेट हो, सी टेट हो, किसी एग्जाम के लिए ये कह सकते हैं प्रश्न आपके वैलिड हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जितने लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप क्रम से सभी वीडियो देखते भी चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। सभी के प्रश्न आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, बार बार रिपीट होने वाले आपके प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों के जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपका कौन सा है। तो आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, जिसकी रचना आपके किसने किया था। तो आपके चंद्रबरदाई ने किया है। ठीक है, इसकी रचना किसने किया है, चंद्रबरदाई ने किया है। और कह सकते हैं कि ये पृथ्वीराज जो चौहान थे, उनके जीवन चरित्र के वर्णन पर ये कह सकते हैं आपका लिखित किया गया है। ठीक है, और ये वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य आपका है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हिंदी साहित्य का कौन सा काल विभाजन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल, लेकिन संयुक्त काल यहाँ पर जो आपका है ऑप्शन डी, यह आपका कह सकते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और सही आपका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा का विकास हुआ है आपके सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। सौर सेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। और हमने आपको बताया था कि सौर सेनी अपभ्रंश जो कि कह सकते हैं कि आपकी जैसे कई आपकी बोलियां आपकी आती हैं, जैसे आपकी पश्चिमी बोलियां हैं, है ना, जो आपकी कह सकते हैं पहाड़ी भी आपकी जो आती है, राजस्थानी आती है, ये आपकी कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो सौर सेनी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की आपकी भाषा है। तो याद रखिएगा ये आपकी कैसी है, तो आपकी श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की आपकी यहाँ पर कह सकते हैं आपकी ये भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो छत्तीसगढ़ी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ी जो आपकी आती है वो आपकी किस में, तो आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया था एक ट्रिक, याद रखिएगा, ABC। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां होती हैं आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है और स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर बिहारी। ठीक है, जो बिहारी हैं वो भक्तिकालीन कवि आपके नहीं हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर बिहारी की एक रचना जो आपकी है बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई वो आपकी इनकी एकमात्र आपकी रचना है। और जो कह सकते हैं कि इसमें से 719 दोहे आपके संकलित किए गए हैं, जो कि आपकी कह सकते हैं बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई। ठीक है, और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हड़ौती बोली है। हड़ौती बोली, यहाँ पर देखो ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न आपने सॉल्व किया है। बिल्कुल बात सही है, आपने सॉल्व किया है। लेकिन जब हमने आपको सॉल्व करवाया था यूपीएसआई की यहाँ पर आए हुए प्रश्न,
तब सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हिंदी है वो लगभग सभी एग्जामों में लगभग सेम होती है। जिस एग्जाम में आपके ज़्यादा प्रश्न होते हैं लगभग सबकी हिंदी आपकी सेम होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये चीज़ हमने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका ये लिखा है यहाँ पर आपका यूपीएसआई लिखा था, है ना। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं कि यूपीएसआई में वालों में पढ़ाया गया है, यही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए जो हिंदी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल कॉमन है, लगातार आप पढ़ते रहिए, आपको सफलता मिलेगी। बस आपको घुमा फिरा के बार बार क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, नए क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन से मतलब होता है जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं और जो पूछा जा रहा है। नए प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते ही नहीं हैं, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हाड़ौती जो आपकी है वो आपकी पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की बोली को हम लोग हाड़ौती बोलते हैं, या इसे हम लोग ढूंढाही के नाम से जानते हैं, या इसे जयपुरी के नाम से जानते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इसे जो आपको होती है वो आपकी मारवाड़ी होती है। ठीक है, या इसे मेवाड़ी बोल देते हैं, या इसे शेखावटी भी बोल देते हैं। याद रखिएगा कि जो पश्चिमी राजस्थान की बोली है इसे शेखावटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान की आपकी जो होती है वो आपकी होती है मालवी। ठीक है, मालवी होती है, या इसे एक नाम देते हैं निमाड़ी। ठीक है, इसे क्या नाम देते हैं, निमाड़ी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद उत्तरी राजस्थान तो आप जानते हैं, इसे मेवाती बोलते हैं, या अहिरवाटी के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी राजस्थान की बोली को हम लोग मेवाती या अहिरवाटी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है, हर एक पॉइंट को याद रख लीजिए, और अगर नए आपके लिए प्रश्न मिले तो उसको आप कॉपी में जरूर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है। गाजीपुर में आपकी कौन सी बोली जाती है, तो याद रखिए गाजीपुर में जो आपकी है वो आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी आपकी, तो भोजपुरी बोली जाती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आज ये प्रश्न आपका जननी शब्द आपका आ गया है, और हमने बताया था हिंदी जो आपकी आई है वो मुख्य रूप से संस्कृत से ही आई है, क्योंकि हमने बताया था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्वाट, फिर हिंदी। तो हिंदी आपकी निकली कहाँ से है, आपके संस्कृत से। इस कारण से जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, हिंदी साहित्य की आदि जननी कौन है, संस्कृत है। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। लगभग सभी प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है। ये जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है ये कब से मनाया जा रहा है, तो याद रखिए ये आपका 1953 से हिंदी दिवस आपका मनाया जा रहा है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो उपभाषा की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो देखो पश्चिमी हिंदी आपने पढ़ी है, पूर्वी हिंदी पढ़ी है, राजस्थानी पढ़ी है, लेकिन मराठी आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा मराठी। ये आपके महाराष्ट्र के राज्य बोली है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हिंदी की उपभाषा में हम लोग नहीं रखते हैं। तो हिंदी की उपभाषा में हम लोग कह सकते हैं 5 प्रकार की होती हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये आपकी कह सकते हैं उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिए हिंदी भाषा आपकी किस में, तो आपकी देवनागरी लिपि में। ऑप्शन जिसका यहाँ पर सी है बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और वहीं पर बात करें कि ब्राह्मी लिपि से आपकी गुप्त लिपि का विकास हुआ है। जो गुप्त लिपि क्या है, गुप्त लिपि, ठीक है, गुप्त काल की जो लिपि है उसका विकास ये कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, और अगर बात करें जो पंजाबी लिखी जाती है, पंजाबी वो आपकी कह सकते हैं कि गुरमुखी में लिखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ब्राह्मी जो लिखा है, ब्राह्मी लिपि आपके ऋग्वेद की लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि आपके ऋग्वेद की लिपि है, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है। और स्वर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा, डी नंबर, यहाँ पर जो आपका इया है यह आपका स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए अयोध्या सिंह जो आपके हरिऔध थे, ठीक है, कौन थे, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जो थे, ठीक है, इनकी है आपकी प्रियप्रवास। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रियप्रवास, ये आपकी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, और ये प्रियप्रवास रचित आपके कह सकते हैं अयोध्या प्रसाद हरिऔध, ठीक है, इनके द्वारा आपका है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। यहाँ पर माटी की मूर्तें, माटी की जो मूर्तें हैं वो आपकी हैं, आपकी एक प्रकार से कह सकते हैं ये आपकी रेखा चित्र है। क्या है आपकी, तो ये इनकी रेखा चित्र है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि आपके लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेखपाल वाले भी यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लेखपाल वाले भी परेशान ना हो, देख सकते हैं कि लेखपाल के भी आपके क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लेखपाल का फिर से आ गया है कि निम्न से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी नहीं आती, तो अभी हमने बताया था ABC, अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो आप देख सकते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है, लेकिन मगही आपकी नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर डेली का डेली क्लासे लेंगे तो उम्मीद है कि आपको हिंदी में कोई भी हरा नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक आपका बंगला भाषा में अनुदित है। बंगला भाषा में आपका कौन सा है आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा कौन सा, सही जवाब हो जाएगा 18 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनुदित है। तो आपका विद्या सुंदर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, विद्या सुंदर है। ठीक है, विद्या सुंदर है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे आपका कवि वचन सुधा है, कवि वचन सुधा एक पत्रिका है ना, और इसके संपादक कौन से थे, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। और इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका चंद्रावली है, चंद्रावली, तो चंद्रावली ये कह सकते हैं एक मौलिक नाटक है जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को और बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदावली आपके दिया था, पदवी दिया है। तो यहाँ पर शाहजहां पूछा है, इसके पहले वीडियो में आपको शायद मिला होगा औरंगजेब, यहाँ पर आपका मिला है शाहजहां। और शाहजहां ने महाकविराज की जो उपाधि दी थी या पदवी दिया था, यह आपके दिया था किसको, तो आपके सुंदर को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, डी नंबर, आपके सुंदर, अर्थात इन्हें सुंदर दास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं। ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि आपके कौन से हैं यहाँ पर, तो 20 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। याद रखिए ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि आपके कौन हैं, तो आपके कबीरदास। ठीक है, कबीरदास आपके ज्ञानश्रेयी शाखा के हैं। वहीं पर बात करें तुलसीदास, तो तुलसीदास आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और अगर बात करें कि आपके जो रहीमदास हैं, तो रहीमदास आपके कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और जो आपके मलिक मोहम्मद जैसी हैं, या आपके सूफी प्रेमा सही शाखा धारा के कवि हैं, सूफी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं। याद रखिए जयचंद्र प्रकाश ये भी एक प्रकार का महाकाव्य है, और इसके जो आपके कह सकते हैं लेखक हैं वो आपके हैं कौन से, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भट्ट केदार। ठीक है, भट्ट केदार हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, भट्ट केदार। ठीक है, ये आपका पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से आपका है। तो याद रखिए मैथिली शरण गुप्त जो आपके हैं वह आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किस युग से आपके हैं,
तो आपके द्विवेदी युग से संबंधित हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसा माना जाता है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि छायावादी के कवियों को नाम बताइए, तो छायावादी युग के कवि में अभी हाल ही में आपका बीएड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो छायावादी कवि में आपके कौन, जयशंकर प्रसाद और आपके महादेवी वर्मा और आपकी निराला सुमित्रा नंदन पंत, ये आपकी छायावादी हैं। ठीक है, छायावादोत्तर की बात करें तो इसमें से आपके बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी और भगवती शरण शर्मा ये इसमें से आपके आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। और यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपके रचना के व्यंग्यकार हैं वो आपके हरिशंकर परसाई, ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई आपके हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं निर्मला, निर्मला जो आपका एक प्रकार का उपन्यास है जो कि आपकी प्रेमचंद का है। ठीक है, यह आपका कह सकते हैं क्या है आपका, तो ये आपका जो है निर्मला, ये आपका उपन्यास है, तो इसका आपका यहाँ पर उपन्यास हो जाएगा। चीता के फूल ये कह सकते हैं निबंध है। ठीक है, चीता का फूल आपका निबंध है। और वरदान की बात करें तो वरदान एक कहानी है जो कि आपकी प्रेमचंद की है। ठीक है, कहानी है जो कि प्रेमचंद की है। भारत दुर्दशा जो कि नाटक है, यह आपके कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इस क्रम से आपका बनेगा, याद रखिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही होगा। देखते हैं यहाँ पर आपका सही कौन होगा। तो देखिए आपका दिया है कौन सा, आपका दिया है नागमती वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन, इसके कह सकते हैं जो रचनाकार हैं वो आपके मलिक मोहम्मद जैसी हैं। ठीक है, इसके आपके कौन हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और अगर बात करें यहाँ पर ब्राह्मा राक्षस की बात करें तो ये आपके कह सकते हैं मुक्ति बोध की है। ठीक है, किसकी है, मुक्ति बोध की है, कह सकते हैं कविता है। और अगर बात करें झूठा सच तो झूठा सच क्या है, ये यशपाल की आपकी है। ठीक है, और असाध्य वीणा की बात करें तो असाध्य वीणा कविता के जो रचनाकार हैं वो आपके कह सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय हो जाएगा। तो इसका जवाब का यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है। आंसर आपको दिख गया है। ठीक है, तो याद रखिए ब्रजभाषा में आपकी जो हमेशा से पूछा जाता है ये आपकी जो आपकी ब्रजभाषा में है ये आपकी कौन सी, तो कवितावली। ठीक है, जो कवितावली है ये आपकी ब्रजभाषा में है, याद रखिएगा। ठीक है, और वहीं पर आपने नाम सुना होगा कि जो कह सकते हैं कि विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका। ठीक है, यहाँ पर कौन सी, तो आपकी विनय पत्रिका। तो यहाँ पर विनय पत्रिका किस भाषा में होती है, तो वो आपकी होती है अवधी भाषा में। ठीक है, वो आपकी होती है अवधी भाषा में। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को आते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है, तो आपकी कन्नौजी आती है। ठीक है, कौन सी आती है, तो कन्नौजी आती है। हमने बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां होती हैं। ये 5 बोलियां आपकी कौन कौन सी, तो आपकी कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये आपकी 5 भाषा होती हैं जो आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और वहीं पर देखा जाए तो आपकी जो पूर्वी हिंदी होती है उसमें 3 होती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 होती हैं, राजस्थानी में आपकी 4 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेवाती, मेवाती किस में आती है, तो मेवाती किस में आती है, ये राजस्थानी में आती है। ठीक है, और बघेली की बात करें तो बघेली किस में आती है भाई, तो बघेली आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और मगही की बात करें तो मगही आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। अतुकांत शैली में लिखी गई जो आपकी है वो आपकी कौन सी,
तो ये जो आपकी है ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 28 का सी, जो आपकी प्रेम पथिक है। ठीक है, कौन सी आपकी है? प्रेम पथिक जो आपकी है, ये कह सकते हैं कि आपके आतुकांत शैली में आपकी लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आपके अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कृत आपकी कौन सी यहाँ पर नहीं है? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 29 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका नील देवी। ठीक है, नील देवी ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा आपका कृत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और नील देवी नाटक के रचनाकार आपके कौन है? तो आपके हरिश्चंद्र। ठीक है, आपके हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है आपसे कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिएगा कि जो आपकी ये नेपाली है, ठीक है, जो आपकी नेपाली है ये भी आपकी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे आपके सिंधी है तो सिंधी कहाँ होगी? सिंध क्षेत्र में होगी, है ना। वहीं पर आपकी कह सकते हैं जो बंगला है तो बंगला आपकी कहाँ पर होगी? पश्चिम बंगाल की साइड में होगी। और आपकी पंजाबी, तो भाई पंजाबी आपकी पता है तो पंजाब राज्य में होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? हवा में हस्ताक्षर, हवा में हस्ताक्षर जो आपकी पुस्तक है ये डॉक्टर कैलाश वाजपेयी के द्वारा 2009 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सितंबर माह में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? 10वां आपका हमेशा पूछा जाता है और ये 10वां जो आपका आयोजित किया गया था वो आपके मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2015 में कह सकते हैं आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा आपके भोपाल में। और अगर बात करें कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो आपका हुआ था प्रथम वाला, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जनवरी माह में 1975 ईस्वी में आपके नागपुर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी यहाँ पर आती है? और आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? सही जवाब बताना है। 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, जो आपकी मेवाती है। ठीक है, मेवाती है यह आपकी राजस्थानी के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? काफ़ी बार हमने आपको बताया भी है। और प्रत्येक चरण में आपकी 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं जो चौपाई है एक सममात्रिक छंद है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसा है? सममात्रिक छंद है, अर्थात चारों चरण में जो मात्राएं होती हैं वो आपकी सम अर्थात आपकी 16 होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 35 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो सिंपल सा है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो होता है वो किससे होता है? याद रखिएगा व्याकरण से होता है। किससे होता है? व्याकरण से होता है। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? कौन टा वर्ग में नहीं है? 38 नंबर। चलिए टा वर्ग में आपका कौन सा नहीं आएगा? तो आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि टा ठा डा ढा ये तो आपके हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर धा धनुष है, धा धन है, तो धा जो आपका आता है ये आपके ता वर्ग में आता है। किस में आता है? ये आपके ता वर्ग में आता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। प्रश्न यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावादी के प्रथम व यहाँ पर कह सकते प्रथम व प्रतिनिधित्व कवि कौन थे? आचार्य शुक्ल के अनुसार
छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि जो आपके कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, वो आपके कौन से थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर इनके अनुसार जो थे वो आपके यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो आपका कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत होगा। वैसे है तो आपके दोनों, लेकिन आपका यहाँ पर कह सकते हैं इनके अनुसार अगर आता है तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आयोग के द्वारा छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इतने दिनों बाद वैकेंसी आती है, फिर भी यहाँ पर एक पेपर बनाने में उनको यहाँ पर दिक्कतें होती है, कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन गलत ही कर देते हैं। ठीक है, फिर दिक्कत उठानी पड़ती है पूरे यहाँ पर जितने टीचर हैं, जितने बच्चे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर कि निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर 40 नंबर में आप देख सकते हैं जो पगडंडियों का जमाना है, पगडंडियों का जो जमाना है ये किसके द्वारा आपका निबंधकार है? तो इनके निबंधकार जो आपके हैं वो कुबेर नाथ आपके हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। रसात्मक बोध के विविध रूप जो आपके हैं ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसका आपका ये हो जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये आपके विद्या श्रीनिवास का है। और विवाह योग जो आपका है वो आपके गुलाब राय का है। तो इस अकॉर्डिंग आपका बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको इसी प्रकार से आपको करना था। अगले प्रश्न आपका पूछा गया है कि रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। रस सूत्र के जनक जो माने जाते हैं वो आपके कौन? तो याद रखिए भरत मुनि को माना जाता है। ठीक है, रस सूत्र के जनक आपके कौन हैं? तो भरत मुनि को माना जाता है। और इनके अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और जबकि काव्य में देखा जाए तो रसों की संख्या आपकी कितनी है? 9 है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न को बनता है कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं? तो आपके श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ की उपमा आपकी दी गई है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि साधारणीकरण और वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन हैं? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद के जो निबंध के आपके लेखक हैं वो आपके कौन से आपके हैं? बैरिश क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र जो आपके हैं ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन आपका बी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो जवाब आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर। याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है, और रामविलास शर्मा की प्रमुख देखा जाए तो ये आपके आलोचना कृति हैं। ठीक है, आलोचना कृति आपके हैं। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? कई बार हमने आपको ये पंक्ति बताया है। नए बच्चों को समस्या हो सकती है लेकिन पुराने बच्चों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 44 को ऑप्शन राइट आपका क्या बनेगा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यह आपके कर्म सर्ग से ली गई है। ठीक है, कर्म सर्ग से ली गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुए था? अर्थात जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इन्होंने हिंदी में प्रवेश किया था तब इन्होंने प्रवेश किससे किया था? तो एक आलोचना के रूप में, ये एक प्रसिद्ध आलोचना वादक आपके थे और आलोचना के रूप में इन्हें एंट्री मिली थी हिंदी साहित्य में। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी जो आपकी है वो आपकी किसकी है? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रेम चिंगारी जो आपकी है ये एक मुसलमान कवि हैं जिनका नाम है नजफ अली। ठीक है, क्या नाम है आपका? है नजफ अली है, ये याद रखना है। ठीक है, वहीं पर बात करें आपके जायसी, तो जायसी में आपने सुना होगा पद्मावत, है ना, जायसी से पद्मावत है। और नूर मोहम्मद ने यहाँ पर कह सकते इंद्रावती नामक यहाँ पर रचना किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रणेता स्रोत कौन हैं? राम काव्य, और राम काव्य के जो प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए तुलसीदास मत लगाइएगा,
यहाँ पर सी लगाइए, स्वामी रामानंद। ठीक है, स्वामी रामानंद है, इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। और यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। और संयुक्त स्वर की बात करें तो यहाँ पर संयुक्त स्वर आपका कौन सा हो जाएगा, तो संयुक्त स्वर आपके यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, देख सकते हैं कि आपका दिया गया है आपका ए ऐ ओ औ, है ना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी नंबर, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो किस प्रकार से हमने आपको बताया था, छोटा आ प्लस अगर आप लोग छोटी ई बनाते हैं तो आपके यहाँ पर ए बनता है। ठीक है, और छोटा आ प्लस छोटा ऊ बनाते हैं तो आपका ओ बनता है। ये आपको संधि विच्छेद में हमने आपको बताया था। और अगर छोटा आ प्लस ए मिलाएंगे तो आपके यहाँ पर ए बनता है। और छोटा आ प्लस बड़ा जो छोटा आ प्लस ओ मिलाएंगे तो आपका ओ बनता है। यह हमने आपको संधि विच्छेद में बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे हिंदी जो मानक हिंदी का आधार क्या है, मानक हिंदी का आधार क्या है। तो याद रखिएगा कि मानक हिंदी का आधार क्या है, तो आपकी खड़ी बोली है। ठीक है, क्या है, आपकी खड़ी बोली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी जो आपकी विकसित हुई है वो आपकी कहाँ से विकसित हुई है, तो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्वी हिंदी जो आपकी है वो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, आपके सौर सेनी माफ करिए, सौर सेनी नहीं होगा, जो आपकी पश्चिमी हिंदी आई है वो आपकी सौर सेनी से आई है। लेकिन यहाँ पर दिया है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो आपकी आई है वो आपकी अर्धमगधी से आई है। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पूर्वी हिंदी जो आपकी आई है वो आपकी अर्धमगधी से आई है। जो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी जो आपकी आती है वो आपकी सौर सेनी से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है पूर्वी हिंदी, तो जवाब आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, तो जो आर्य भाषा का आरंभ हुआ था वो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास लगभग हुआ था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि साहित्य जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है। ये जो पंक्ति है यह आपकी किसकी है, तो याद रखिए ये पंक्ति आपकी है आपके रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है, आपकी रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। तो लगभग हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 से 51 प्रश्न आपके सॉल्व कराया है। जो पुराने बच्चे रहे होंगे उन लोगों के यहाँ पर लगभग 49 प्रश्न लगभग सही होंगे, 48 से 49 प्रश्न। जो नए बच्चे बिल्कुल से रहे हैं उनके 40 प्रश्न अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। और जो मिडिल में रहे हैं, मतलब जो आपके 4G रहे हैं, 4G वालों के अगर 45 आए हैं तो सही है, 3G वाले अगर 40 आए हैं तो सही है, लेकिन 5G वालों के यहाँ पर 48, 49, 50 आना अनिवार्य था। ठीक है, लगातार आप देख सकते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और आप देख सकते हैं कि हर जगह लिखा था, कहीं कनिष्ठ सहायक, कहीं लेखपाल, कहीं कहीं, मतलब जो हिंदी पढ़ा रहे हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए आपकी वैलिड है। आप बिना परेशान के आप डेली क्लास लीजिए, हिंदी आपकी सबसे बेहतरीन हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि बेसिक जानकारी के लिए आप किसी भी किताब को आप उठाकर पढ़ सकते हैं, चाहे लूसेंट पढ़ लीजिए, चाहे नालंदा पब्लिकेशन को पढ़िए, या आप कह सकते हैं कि जो आपके बहुत प्रकाशन होते हैं किसी को पढ़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल में आप डेली ले लेंगे, अगर आते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी हिंदी में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिसको जिसको पसंद आया है सब लोग वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।